जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में विधेयकों की विधायी प्रक्रिया की 35वीं वीडियो बनाकर इसके 107 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में संसद का संयुक्त सत्र विधेयक पर प्रक्रिया 36वीं वीडियो बनाकर इसके 108वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है, विशेष रूप से अनुच्छेद 108 के तहत, जो उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिनके कारण राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक संयुक्त बैठक के लिए बुला सकते हैं। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम संसद का संयुक्त सत्र विधेयक पर प्रक्रिया पर बात करेंगे। बता दें कि यह अंश संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है, विशेष रूप से अनुच्छेद 108 के तहत, जो उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिनके कारण राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक संयुक्त बैठक के लिए बुला सकते हैं। ये स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा या तो अस्वीकार कर दिया जाता है, या संशोधनों पर असहमति होती है, या दूसरा सदन 6 महीने से अधिक समय तक विधेयक पारित नहीं करता है। संयुक्त बैठक का उद्देश्य विधेयक पर विचार विमर्श और मतदान करना है, और यदि यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इस प्रक्रिया में धन विधेयक शामिल नहीं है, और यह उन संशोधनों को भी सीमित करती है जो एक संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तावित किए जा सकते हैं। चलो आओ सुने अनुच्छेद में क्या लिखा है। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 1. यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को भेजे जाने के पश्चात क. विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, या ख. विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सदनों में अंतिम रूप से असहमति हो जाती है, या ट. विधेयक को दूसरे सदन द्वारा ग्रहण किए जाने की तारीख से विधेयक को पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत जाता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक के बीत जाने के सिवाय, यदि सदन बैठे हैं तो संदेश द्वारा, या यदि वे नहीं बैठे हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान करने के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में समवेत होने के लिए उन्हें बुलाने के अपने आशय की सूचना दे सकेगा, परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं होगी। 2. खंड 1 में निर्दिष्ट 6 मास की किसी अवधि की गणना करते समय उस अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जिसके दौरान उस खंड के उपखंड में निर्दिष्ट सदन का सत्रावसान या कार्यस्थगन लगातार 4 दिन से अधिक के लिए किया जाता है। 3. जहां राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन सदनों को संयुक्त बैठक में बुलाने के अपने आशय की सूचना दी है, वहां कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख के पश्चात किसी भी समय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में बुलाने के लिए बुला सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार बैठक करेंगे। 4. यदि विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाए, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। परंतु संयुक्त बैठक में यदि विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने पर दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है और उस सदन को वापस नहीं लौटाया गया है जिसमें वह आरंभ हुआ था, तो विधेयक में ऐसे संशोधनों यदि कोई हो के सिवाय कोई संशोधन प्रस्तापित नहीं किया जाएगा जो विधेयक के पारित होने में हुए विलंब के कारण आवश्यक हो गए हैं। ख. यदि विधेयक इस प्रकार पारित करके वापस लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त संशोधन और ऐसे अन्य संशोधन प्रस्तापित किए जाएंगे जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिनके संबंध में दोनों सदन सहमत नहीं हुए हैं, और इस खंड के अधीन ग्राह्य संशोधनों के बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा। 5. इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकेगी और उसमें विधेयक पारित किया जा सकेगा, भले ही राष्ट्रपति द्वारा सदनों को उसमें बैठक के लिए बुलाने के अपने आशय की सूचना देने के बाद से लोकसभा का विघटन हो गया हो। 1. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित, जो इस प्रकार होगा। 3. अन्य मामलों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 21 के प्रारंभ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की वही होंगी जो संसद के ऐसे सदन द्वारा समय समय पर विकसित की जाएं। प्रवर्तन की तिथि अभी अधिसूचित की जानी है। 2 संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित। 15 कुछ शब्दों के लिए 20 जून 1979 से प्रभावी। अभिवादन। आज हम भारतीय लोकतंत्र की जो पूरी मशीनरी है उसके एक बेहद दिलचस्प और कभी-कभी थोड़े विवादास्पद हिस्से पर गौर करेंगे। जी। यह है संसद का संयुक्त सत्र। हाँ, जॉइंट सिटिंग। सोचिए, देश के लिए कानून बनाने वाले 2 सदन है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी बात पर, किसी बिल पर वो अटक जाएं, एक राय ना बने, डेडलॉक हो जाए। तो तब क्या होता है? जी। क्या वो कानून बनाने का काम वहीं रुक जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहीं पर, जैसा आपने कहा, संविधान का अनुच्छेद 108 वो सामने आता है। बिल्कुल, आर्टिकल 108। ये वो रास्ता है जो तब खुलता है जब दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर वो गतिरोध पैदा हो जाए। सही कहा। तो स्रोत तो अपने पास साफ है, अनुच्छेद 108 का टेक्स्ट है। जी हाँ। और आज हम इसी की गहराइयों में उतरते हैं, है ना? बिल्कुल। देखते हैं कि ये है क्या आखिर। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों है, कब इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है, और उसके असल मायने क्या है। इसके असल मायने क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। बिल्कुल। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति को ये असाधारण कदम उठाना पड़ता है, मतलब संयुक्त सत्र बुलाना पड़ता है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 108(1) इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो बताता है कि मूल रूप से 3 स्थितियां हैं जहां ये नौबत आ सकती है। अच्छा, 3? हाँ, 3। पहली, जब एक सदन ने, मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया, लेकिन दूसरे सदन ने यानी राज्यसभा ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरी, जब बिल में किए जाने वाले जो संशोधन हैं, जो बदलाव हैं, उनको लेकर दोनों सदन आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हो। मतलब एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और। हाँ, और कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। ठीक है। और तीसरी स्थिति है जब दूसरे सदन के पास बिल पहुंचे 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हों। 6 महीने, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, और उन्होंने ना तो उससे पास किया हो, ना ही उस पर कोई ठोस कदम उठाया हो, बस लटका पड़ा है। अच्छा, तो ये 3 मुख्य वजह हैं। जी हाँ, और ये दिखाता है कि संयुक्त सत्र कोई रोजमर्रा की बात नहीं है, ये नहीं कि हर दूसरे बिल पर हो रहा है। हाँ, सही बात है। ये एक तरह का समझिए इमरजेंसी एग्जिट है, एक डेडलॉक ब्रेकिंग मैकेनिज्म जैसा कहते हैं। गतिरोध तोड़ने वाला। बिल्कुल। इसका सीधा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कानून बनाने की जो गाड़ी है वो 2 पहियों यानी दोनों सदनों के बीच असहमति की वजह से हमेशा के लिए रुक ना जाए। लोकतंत्र में अगर विधायिका ही कानून न बना पाए तो फिर सरकार काम कैसे करेगी? ये तंत्र उसी विधायी प्रक्रिया को चालू रखने की एक संवैधानिक गारंटी देता है। लेकिन मैंने सुना है, और शायद ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि हर तरह के बिल पर ये लागू नहीं होता। कोई अपवाद भी है? बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं। अनुच्छेद 108(1) का जो परंतुक है, प्रोविजो, वो साफ कहता है कि ये पूरी प्रक्रिया धन विधेयकों यानी मनी बिल्स पर लागू नहीं होती। अच्छा, मनी बिल्स पर जी नहीं, धन विधेयक के मामले में संयुक्त सत्र का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा क्यों है? धन विधेयक में ऐसा क्या खास है कि उसे इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है? देखिए, इसके पीछे संविधान का एक मूल सिद्धांत काम करता है। धन विधेयकों का संबंध सीधे सीधे देश के खजाने से, टैक्स से है, खर्चों से। हाँ, पैसे का मामला। हाँ, पैसे का मामला। तो संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति मुख्य रूप से लोकसभा को दी है। अच्छा। क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और माना जाता है कि पैसे के मामले में जवाबदेही सबसे ज्यादा उसी की है। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को रोक नहीं सकती, वो सिर्फ 14 दिनों के भीतर अपने सुझावों के साथ उसे लौटा सकती है। सिर्फ सुझाव? हाँ, सिर्फ सुझाव। और उन सुझावों को मानना या ना मानना ये पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर है। ओहो। तो जब राज्यसभा के पास धन विधेयक को रोकने की शक्ति ही नहीं है तो फिर गतिरोध कैसा? डेडलॉक होगा ही नहीं। बात तो सही है। और जब गतिरोध की संभावना ही नहीं तो फिर संयुक्त सत्र की जरूरत भी नहीं। ये दिखाता है कि हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा कितना सोचा समझा है। बिल्कुल, बहुत बारीकी से किया गया है। अच्छा, वापस उस 6 महीने वाली शर्त पर आते हैं। आपने कहा कि अगर दूसरा सदन 6 महीने तक बिल पास ना करे तो क्या ये 6 महीने लगातार गिने जाते हैं? मान लीजिए बीच में सदन की बैठकें ही ना हो रही हों, छुट्टियां हो, सत्रावसान हो गया हो तो? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अनुच्छेद 108(2) इसका जवाब देता है। बड़ा स्पष्ट है। अच्छा। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि 6 महीने की गिनती करते समय उस अवधि को नहीं गिना जाएगा जब सदन लगातार 4 दिनों से ज्यादा के लिए स्थगित रहा हो, मतलब एडजर्न्ड रहा हो। अच्छा, एडजर्न्ड या सत्रावसान यानी प्रोरोग रहा हो। ओ अच्छा, तो अगर 4 दिन से ज्यादा छुट्टी या ब्रेक है तो वो दिन काउंट नहीं होंगे? बिल्कुल, वो दिन माइनस हो जाएंगे उस 6 महीने की गिनती से। मतलब सिर्फ कामकाज के दिन ही गिने जाएंगे मोटे तौर पर।
हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं, ये प्रावधान गणना को निष्पक्ष बनाता है, फेयर बनाता है। इसका तर्क ये है कि भाई अगर सदन बैठ ही नहीं रहा तो वो बिल पर विचार कैसे करेगा, है ना? सही बात है। इसलिए सिर्फ वही समय गिना जाना चाहिए जब सदन के पास वास्तव में बिल पर काम करने का अवसर था। इससे ये सुनिश्चित होता है कि देरी का आरोप बेवजह ना लगे और 6 महीने की अवधि का सही आकलन हो सके। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। तो मान लेते हैं कि गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई, 6 महीने बीत गए, या बिल खारिज हो गया, या संशोधनों पर असहमति हो गई। हाँ, कोई एक कंडीशन पूरी हो गई। हाँ, और राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108(1) के तहत अपना इरादा जाहिर कर दिया कि वो संयुक्त सत्र बुलाएंगे। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी हो गई। इसके बाद क्या होता है? क्या दोनों सदन अपने अपने स्तर पर उस बिल पर कुछ करते हैं या सब रुक जाता है? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 108(3) एक अहम बात कहता है, बहुत जरूरी। क्या? जैसे ही राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी करते हैं, उसके बाद कोई भी सदन, ना लोकसभा ना राज्यसभा, उस विधेयक पर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ओहो, मतलब सब फ्रीज। हाँ, प्रक्रिया एक तरह से फ्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अधिसूचना जारी होने के बाद कोई एक सदन सोचे कि अरे चलो अब हम ही इसे पास कर देते हैं फटाफट। वो अधिकार खत्म हो जाता है। यानी गेंद अब पूरी तरह से संयुक्त सत्र के पाले में चली जाती है। बिल्कुल। अधिसूचना के बाद राष्ट्रपति एक निश्चित तारीख और समय तय करते हैं और दोनों सदनों को एक साथ बैठने के लिए बुलाते हैं, सम्मन करते हैं। ठीक है। फिर दोनों सदनों के सदस्यों को उस तय जगह और समय पर इकट्ठा होना होता है। और जब दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, तब फैसला कैसे होता है किसी बिल को पास करने के लिए? क्या कोई विशेष बहुमत चाहिए होता है, जैसे संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, वैसा कुछ? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 108(4) एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर चर्चा का विषय बनने वाला प्रावधान सामने लाता है। अच्छा। संयुक्त सत्र में किसी विधेयक को पारित करने के लिए किसी विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। तो फिर फैसला होता है दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, यानी जितने सदस्य उस वक्त सदन में मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं, उनमें से अगर आधे से ज्यादा मतलब 50% + 1 बिल के पक्ष में वोट कर देते हैं तो बिल पास। तो उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। अच्छा, साधारण बहुमत पर एक मिनट, लोकसभा में तो राज्यसभा के मुकाबले लगभग 2 गुने सदस्य होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी देखें तो 543 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, वहीं पर बात आती है, असली मुद्दा वहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से काफी ज्यादा है, संयुक्त सत्र में जो संख्या बल है, जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो भारी रूप से लोकसभा के पक्ष में झुक जाता है। तो इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि अगर सरकार का लोकसभा में बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, हाँ, तो वो संयुक्त सत्र के जरिए कोई भी ऐसा बिल पास करवा सकती है जिससे शायद राज्यसभा ने पहले रोक दिया था या जिस पर वो सहमत नहीं थी। बिल्कुल। राज्यसभा की असहमति एक तरह से निष्प्रभावी हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये तंत्र, मतलब ये जॉइंट सिटिंग का जो तरीका है, वो गतिरोध तोड़ने के नाम पर असल में लोकसभा की इच्छा को राज्यसभा पर थोपने का एक जरिया बन सकता है? देखिए, ये एक जटिल सवाल है और इस पर 2 राय हो सकती हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि भाई लोकसभा सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अंतिम निर्णय में उसका ज्यादा वजन होना स्वाभाविक है, खासकर जब गतिरोध की स्थिति हो। ठीक है, एक तर्क ये है। हाँ, दूसरा दृष्टिकोण ये है कि राज्यसभा, जैसा हम जानते हैं, राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसका काम विधेयकों की गहन समीक्षा करना है, जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों को रोकना है, राज्यों के हितों की रक्षा करना है। हाँ, एक चेक की तरह काम करना। बिल्कुल, एक चेक और बैलेंस। तो संयुक्त सत्र कहीं ना कहीं इस भूमिका को कमजोर कर सकता है। संविधान निर्माताओं ने शायद इसे एक संतुलन बनाने वाले उपाय के तौर पर देखा होगा कि भाई गतिरोध भी टूटे, लेकिन ये रोज का रास्ता ना बने, ये एक्सेप्शनल हो। पर व्यवहार में इसका असर लोकसभा को मजबूत करने वाला ही होता है, ज्यादातर मामलों में। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और सवाल उठता है, जब ये संयुक्त सत्र चल रहा हो, दोनों सदन साथ बैठे हों, तो क्या बिल में नए संशोधन मतलब नए बदलाव लाए जा सकते हैं, या सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात होती है जिन पर पहले असहमति थी? नहीं, इस पर भी अनुच्छेद 108 के 4 परंतुक में यानी प्रोविजो में कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि संयुक्त सत्र में पूरी बहस नए सिरे से खुल जाती है और कोई भी सदस्य कैसा भी संशोधन प्रस्ताव ला सकता है। अच्छा, लिमिटेशंस है। हाँ, लिमिटेशंस है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि गतिरोध की वजह क्या थी, किस कारण से जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ी। अच्छा, कैसे? इसे समझने के लिए 2 स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति, मान लीजिए बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा ने उसे या तो खारिज कर दिया या 6 महीने तक लटकाए रखा बिना कोई संशोधन किए। इस सूरत में संयुक्त सत्र में
सिर्फ वही संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं जो बिल पास होने में हुई देरी की वजह से जरूरी हो गए हों। देरी की वजह से? जैसे मान लीजिए बिल में लिखा था कि ये फलां तारीख से लागू होगा, लेकिन अब जॉइंट सिटिंग होते होते वो तारीख निकल गई, तो उस तारीख को बदलने जैसा संशोधन आ सकता है। अच्छा, मतलब प्रोसीजरल टाइप। हाँ, प्रोसीजरल या कॉन्सिक्वेंशियल कह सकते हैं। कोई मौलिक नया सब्सटेंटिव संशोधन नहीं लाया जा सकता। ठीक है। और दूसरी स्थिति? मान लीजिए बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा ने उसमें कुछ संशोधन किए और उन संशोधनों पर लोकसभा सहमत नहीं हुई। हाँ, इसी वजह से गतिरोध पैदा हुआ। हाँ, असहमत थे उन संशोधनों पर। बिल्कुल। इस स्थिति में संयुक्त सत्र में दो तरह के संशोधन आ सकते हैं। हाँ। एक तो वही जो देरी की वजह से जरूरी हो गए हों, जैसे हमने पहले बात की। हाँ। और दूसरे वो संशोधन जो सीधे सीधे उन मामलों या उन बिंदुओं से जुड़े हैं जिन पर दोनों सदनों के बीच असहमति थी, जिन पर झगड़ा था। हाँ, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर। हाँ, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर। इसके अलावा कोई नया मुद्दा या नया संशोधन नहीं उठाया जा सकता। तो इसका मतलब है कि संयुक्त सत्र का फोकस बहुत सीमित रहता है, सिर्फ असहमति के बिंदुओं को हल करना। हाँ, इसका उद्देश्य यही है कि जिस झगड़े की वजह से संयुक्त सत्र बुलाया गया, उसी झगड़े को निपटाया जाए, कोई नई बहस न छेड़ी जाए, जिसके लिए शायद सामान्य विधायी प्रक्रिया यानी दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना ज्यादा उपयुक्त होती। और ये कौन तय करता है कि कौन सा संशोधन नियमों के दायरे में है या नहीं? हाँ, इस बात का अंतिम निर्णय कि कौन सा संशोधन इन नियमों के दायरे में आता है और कौन सा नहीं, वो सत्र की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का होता है। और अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त सत्र की? आमतौर पर ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर होते हैं। अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति। अच्छा। लेकिन जो भी अध्यक्षता कर रहा है, उनका फैसला इस मामले में अंतिम माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। संविधान में एक और खास स्थिति का जिक्र है अनुच्छेद 108(5) में। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र बुलाने की अधिसूचना तो जारी कर दी, नोटिफिकेशन आउट हो गया, लेकिन इससे पहले कि संयुक्त सत्र वास्तव में हो पाता, लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई। हाँ, चुनाव आ गए। हाँ, चुनाव हो गए, नई लोकसभा चुनकर आ गई। अब क्या होगा? क्या वो संयुक्त सत्र फिर भी बुलाया जाएगा पुरानी लोकसभा के भंग होने के बावजूद? हाँ, बिल्कुल होगा। और ये अनुच्छेद 108 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा अनोखा पहलू है। अनोखा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 108(5) साफ तौर पर कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी होने के बाद अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है, तब भी संयुक्त सत्र आयोजित किया जा सकता है और उसमें विधेयक पारित किया जा सकता है। ये तो काफी अजीब है। आमतौर पर तो लोकसभा भंग होने पर बिल लैप्स हो जाते हैं, जो पेंडिंग होते हैं। हाँ, सामान्य नियम यही है कि जो बिल लोकसभा में लंबित हैं या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में लंबित हैं, वो लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं, उन्हें फिर से लाना पड़ता है। लेकिन ये वाला नहीं होता। नहीं, अनुच्छेद 108(5) इस सामान्य नियम का एक बड़ा अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता विधायक प्रक्रिया की निरंतरता को कितना ज्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि एक बार जब दो सदनों के बीच गतिरोध इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करके संयुक्त सत्र बुलाने का फैसला लेना पड़ा, तो उस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी समझा गया, चाहे बीच में लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म क्यों न हो जाए। हाँ, भले ही इस बीच लोकसभा का कार्यकाल खत्म क्यों ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त सत्र की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए तो वो लोकसभा के जीवन काल से भी ज्यादा स्थायी हो जाती है एक तरह से। आप कह सकती हैं, ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि एक महत्वपूर्ण कानून जिस पर काफी विचार विमर्श और असहमति हो चुकी है, वो महज चुनाव आ जाने या लोकसभा भंग हो जाने की वजह से ठंडे बस्ते में ना चला जाए। दिलचस्प है। ये विधायी कार्य को राजनीतिक उतार चढ़ाव के असर से कुछ हद तक बचाने की कोशिश है। एक बार अधिसूचना जारी हो गई तो वो बिल संयुक्त सत्र के जरिए अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? अगर हमें अनुच्छेद 108 के सार को समझना हो तो वो क्या होगा? ये भारतीय विधायी प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाता है? देखिए, इसका सार ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए ये अनुमान लगाया था कि दो सदनों वाली व्यवस्था में, जहां दोनों सदनों की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी संरचना है, वहां कभी कभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद और गतिरोध पैदा हो सकता है। ये स्वाभाविक है। हाँ, अलग अलग सदन है तो मतभेद हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसे गतिरोध का कोई हल ना हो तो पूरी विधायी प्रक्रिया ठप पड़ सकती है। देश के लिए कानून बनना रुक सकता है, जो कि ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 108 के रूप में उन्होंने एक स्पष्ट, सुपरिभाषित सेफ्टी वॉल्व या एक असाधारण उपाय प्रदान किया। एक सेफ्टी वॉल्व। हाँ, ये रोजमर्रा का रास्ता नहीं है, बल्कि तब इस्तेमाल होता है जब सामान्य रास्ते बंद हो जाएं। इसका मकसद है गतिरोध को तोड़ना और कानून निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखना। ठीक है। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इसका डिजाइन ऐसा है, खासकर वो साधारण बहुमत वाले नियम के कारण, कि ये व्यवहार में लोकसभा को राज्यसभा पर एक निर्णायक बढ़त दिलाता है। हाँ, वो न्यूमेरिकल एडवांटेज। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा उपकरण है जो विधायी पक्षाघात को, लेजिस्लेटिव पैरालिसिस को रोकता है।
लेकिन साथ ही दोनों सदनों के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अंततः कानून बन सके, भले ही सर्वसम्मति ना हो। पर यह सवाल भी उठाता है कि क्या इस प्रक्रिया में दूसरे सदन की जो समीक्षात्मक भूमिका है वो कमजोर होती है। तो ये थी अनुच्छेद 108 यानी संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था पर हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने संविधान के मूल पाठ के आधार पर समझा कि ये सत्र क्यों, कब और कैसे बुलाया जाता है, इसमें फैसले कैसे होते हैं और इसके पीछे की सोच क्या है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, इसके पीछे की सोच और इसके व्यावहारिक प्रभाव क्या हैं। हाँ, ये वाकई हमारी संसदीय प्रणाली को और खासकर लोकसभा और राज्यसभा के जो जटिल रिश्ते हैं उनको समझने के लिए एक अहम कुंजी है और एक चाबी है। बिल्कुल सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे संविधान ने एक तरफ सहमति बनाने की कोशिश की है तो दूसरी तरफ असहमति और गतिरोध की स्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिया है, भले ही उस रास्ते के अपने प्रभाव और आलोचनाएं हों। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, अनुच्छेद 108 निश्चित रूप से विधायी गतिरोध को दूर करने का एक जरूरी संवैधानिक हथियार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये राज्यसभा, जिसे हम राज्यों की परिषद कहते हैं और जिसका एक अहम काम विधेयकों पर गहराई से विचार करना, उन्हें परिष्कृत करना है, हाँ, सेकंड थॉट देना, हाँ, एक सेकंड ओपिनियन देना है, जी, उसकी भूमिका को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, खासकर उस स्थिति में जब सरकार के पास लोकसभा में भारी बहुमत हो और वो राज्यसभा की आपत्तियों को संयुक्त सत्र के संख्या बल के आधार पर आसानी से खारिज कर सकती हो। क्या ये हमारे संविधान के चेक्स एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के साथ पूरी तरह मेल खाता है? ये सोचने वाला प्रश्न है। हाँ, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और ऐसी ही बारीक और गहरी चर्चा के साथ। जरूर। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम संविधान के ज्ञान अध्याय के अंतर्गत था संसद का संयुक्त सत्र, विधेयक पर प्रक्रिया, इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।